हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैंने डिसाइड किया कि मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर जो मैंने ख़त्म किया है अपने चैनल पर डिस्कस करते हुए वीवियस कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस यूजीसी नेट एग्जाम में आए हैं। सो मेरे पास एक डेटाबेस है जहाँ पर 2005 से 2019 का क्वेश्चन है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट only those questions we have come specifically from the chapter marginal costing और break even point analysis। 2019 में ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं हैं, अगर मुझे मिले बाद में मैं ऐड कर दूंगा। सो लेट अस स्टार्ट। So our first question is, who are the customers of cost and management accounting? See, the cost and management accounting, which is a separate part, cost and management, this has basically been introduced in the field of accounting to assist manager in taking decision। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमको प्रॉफिट पता चल जा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हो जा रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वजह से हम वेरियस चीज़ को एनालाइज कर पा रहे हैं, लेकिन कॉस्ट स्पेसिफिक हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किया गया जो मैनेजर्स को हेल्प करता है। सो आंसर विल बी ए, मैनेजर्स। वेरी सिंपल, इट इज कमिंग 2005। Question number 2. Which of the following should be achieved by a business firm at the earliest? If you have listened to my previous videos where I have discussed this break-even point analysis, if you remember break-even point analysis, where I have discussed this concept very specifically, इसका आंसर बड़ा ही आसान है। इसको मैं डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। ये होगा टोटल कॉस्ट का लाइन और ये होगा वेरिएबल कॉस्ट का लाइन। ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट लाइन। एनीथिंग अबव दिस विल गिव अस प्रॉफिट। सो हर फर्म क्या चाहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, कितना भी हो उसका ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 फर्म ए, बी एंड सी, एंड फर्म एज ब्रेक इवन पॉइंट इज 10,000, बी का समझ लीजिए 11,000 और सी का है 7,000। सो इफ आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, इन तीनों में से सबसे पहले कौन ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर सकता है और किसके ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिट अर्न करने के? तो ऑब्वियस आंसर इज सी, बिकॉज सी को सिर्फ 7,000 यूनिट्स बेचना है। तो जितना जल्दी ये 7,000 यूनिट्स बेचेगा एज कम्पेयर टू ए एंड बी, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि उसको कम बेचना है। सो हियर which of the following should be achieved by a business firm at the earliest? The answer is break even point। जितना जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करेगा वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोच पाएगा। द रीजन इज दिस। नेक्स्ट, पीवी रेशियो शोज। ओके, पीवी रेशियोज क्या बताता है, कौन सा रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है? तो पीवी रेशियो शोज और एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आई होप यू नो द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये दो पॉपुलर फॉर्मूलास है, ये और है और देखिए इसकी वजह से ये निकाल सकते हैं। सो बेसिकली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट, if profit and fixed cost are rupees 80,000 and 2,80,000 respectively, the total variable cost and break even sales are what? Okay, so हमको वेरिएबल कॉस्ट निकालना है और साथ में हमको एक ब्रेक इवन सेल्स भी निकालना है। सो द फंडामेंटल फॉर्मूला जो मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में मैंने डिस्कस किया है मेरे वीडियोस में, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज नथिंग बट प्रॉफिट। सो यहाँ पर हमको दो सिचुएशन दिए गए, इन्फॉर्मेशन दिए गए। देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। पहला इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि 80,000 प्रॉफिट है और फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 2,80,000। तो इसका मतलब है मैंने कंट्रीब्यूट कितना किया होगा, मैंने कंट्रीब्यूट किया होगा 3,60,000 रुपये, 3,60,000, तभी तो मुझे इतना प्रॉफिट मिला, नहीं तो मुझे नहीं मिलता। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, यहाँ पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दो मिसिंग है, ना सेल्स की यूनिट्स है, ना सेल्स पर यूनिट पर दिया हुआ है, ना वेरिएबल्स के बारे में पर यूनिट पर कोई इन्फॉर्मेशन है। हम लोग पीवी रेशियो निकाल के भी वेरिएबल कॉस्ट इसको निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सेल्स का नहीं है। यूनिट्स भी हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि पर यूनिट प्राइस हमारे पास नहीं है। सो स्पेसिफिकली फॉर दिस सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड। कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड के अप्लाई करेंगे? वेरी सिंपल है। क्या बोला है इसने बोला है कि हमको ब्रेक इवन सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट बताना है। तो हमको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सो प्रॉफिट यहाँ पर है नहीं, लॉस भी नहीं है, तो फिर ये जीरो है। हाँ, फिक्स कॉस्ट तो 2,080 रुपये
80,000 तो रहेगा ही, 2,80,000 रुपये तो रहेगा ही, ये तो चेंज होगा नहीं। तो इसका मतलब है हाउ मच वी हैव टू कंट्रीब्यूट एग्जैक्टली वी हैव टू कंट्रीब्यूट 2,80,000। तो अभी तक कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, एग्जैक्टली 2,80,000, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 5,40,000 और 9,00,000। सो बैठाते वेरिएबल कॉस्ट में 5,40,000, यहाँ बैठाते कितना 9,00,000 रुपीज़, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 9,544 से हो गया 3,60,000। तो 3,60,000 अगर आ रहा है मेरा कंट्रीब्यूशन, तो 3,60,000 माइनस 2,80,000 यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, तो एग्जैक्टली मुझे 2,80,000 आना चाहिए था। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं है। ओके, तो चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट ये बता रहा है 5,40,000 और बता रहा है 7,00,000। तो 7,00,000 माइनस 5,40,000, 7 माइनस 5 2, 240 इज 1,60,000, 1,60,000। सो ये तो इससे मिल नहीं रहा है 1,60,000, इसका मतलब ये भी गलत है, ये नहीं होगा ये आंसर, तो इसका भी नहीं है। चलो ऑप्शन नंबर 3, ये स्पेसिफिकली हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे हैं फॉर द एक्सक्लूसिव पर्पज ऑफ सोल्यूशन दिस सम, दिस इज नॉट एनी स्पेसिफिक फॉर्मूला। अच्छा, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन में है दिया है 4,20,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट और बोल रहा है कि सेल्स 7,00,000। अच्छा, 7,00,000 माइनस 480, 7 माइनस 4 होता है 3,00,000, 3,00,000 में तो 2,80,000। हाँ, यहाँ पर ये ऑप्शन 2,80,000 मुझे कंट्रीब्यूशन दे रहा है जो इसके साथ मैच कर रहा है। सो 2,80,000 अगर कंट्रीब्यूशन हुआ और फिक्स कॉस्ट हुआ 2,80,000, तो जीरो प्रॉफिट ये मिल रहा है, इसको हम लोग रखते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन में क्या बोला है, लास्ट वाला ऑप्शन में है 4,20,000 बोला है वेरिएबल कॉस्ट और ये सेल्स बोला है 9,00,000। सो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 9 माइनस 5, 5 माइनस 20 इज 4,80,000। सो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2,80,000 आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। सो माई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। सो 4,20,000 होना चाहिए मेरा वेरिएबल कॉस्ट और 7,00,000 होना चाहिए मेरा ब्रेक इवन सेल्स। ये सेल्स नहीं है, रिमेंबर ये ब्रेक इवन सेल्स होगा, ये ब्रेक इवन सेल्स है। सो करेक्ट आंसर इज सी। Which of the following statement is not correct, मतलब गलत वाला निकालना है। ओके, पीवी रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के साथ पीवी रेशियो का कोई रिलेशन नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट और दूसरे से नहीं। कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस मार्जिन, पार्शियली करेक्ट ये है। पीवी रेशियो कैन बी इम्प्रूव बाय इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, ये भी करेक्ट है, पीवी रेशियो का फीचर ही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इम्प्रूव बाय रिड्यूसिंग, अभी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो पे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे ये करता है, तो फिक्स कॉस्ट का रोल है इसमें, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड बीईपी सेल्स। तो बीईपी कैलकुलेट करने में मुझे फिक्स कॉस्ट का रोल है, तो फिक्स कॉस्ट कमेगा बढ़ेगा तो इसमें इफेक्ट आएगा, ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो आंसर होगा ए। यहाँ पर गलत निकालने के लिए बोला था, गलत ए है। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, सब स्टेटमेंट को पढ़ो, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा, कौन सा सही है निकालना है। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्सॉल्यूट कॉस्टिंग आर सेम, गलत है। मार्जिनल कॉस्टिंग एब्सॉल्यूट कॉस्टिंग दोनों सेम नहीं है। फॉर डिसीजन मेकिंग एब्सॉल्यूट कॉस्टिंग इज मोर सूटेबल देन नो, डिसीजन मेकिंग के लिए ही मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर को बहुत यूजफुल है, उसको लिया ही जाता है कि स्पेसिफिक डिसीजन अच्छे से लिया जाए, तो ये गलत है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप ऑल्सो टू ब्रेक इवन पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्रेक इवन पॉइंट का वीडियो अगर देखा है तो हमने डिस्कस किया है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, एकदम करेक्ट। सो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा है कि ये आया है क्यों, डिसीजन लेने में सहायता करने के लिए, तो ये तो करेक्ट है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज लॉस नहीं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग बेसिकली करते हैं कॉस्ट असर्टेन करने के लिए। मैक्सिमाइज प्रॉफिट उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अदर है, कॉस्ट असर्टेन हम लोग का प्राइमरी। हाँ, ये सेकेंडरी हो सकता है लेकिन मेन ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। कंप्लाई नॉर्म्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली कॉस्ट के लिए कुछ नहीं करता है। हाँ, पार्ट्स में करता है। प्रिपेयर कॉस्ट अकाउंट्स इन द लाइन विद अकाउंट, नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ लाइन करने के लिए नहीं करते हैं। तो पहला वाला ही ऑप्शन सही है, assist manager in decision making, answer A. The marginal cost, in marginal costing contribution equals to, वो तो सबको पता है, sales minus variable cost is equal to contribution। contribution को और एक तरीके से निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास पीवी रेशियो है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, sales
into PB ratio which gives us contribution. So B is correct. नेक्स्ट फिर से असर्टेशन डिसीजन है. अच्छा, बोला गया असर्टेशन में only the relevant cost should be taken into consideration for decision making. Only the relevant cost should be taken into consideration for decision making. हाँ, irrelevant cost तो लेंगे नहीं. अच्छा, रीजन है all variable cost are relevant cost. Yes, all variable cost are relevant cost, correct. And all fixed costs are irrelevant cost. नहीं, ये सेकेंड पार्ट गलत है. fixed costs are considered irrelevant for decision making, but all fixed costs are not irrelevant. relevant भी हो सकता है. गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ा दिया, कुछ चेंजेस आ गए लॉस में, तो फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ सकता है डिसीजन के लिए. तो एसर्टेशन तो करेक्ट है लेकिन रीजन गलत है. सो ओनली ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग. कहाँ पर है? बी, ऑप्शन नंबर बी. ओनली ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग. हाँ, बी इज द आंसर. अच्छा, द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो डिफरेंस ये बताता है वेरिएबल कॉस्ट की वजह से. जो वेरिएबल कॉस्ट को जैसे डील किया जाता है उसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस आता है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल ओवरहेड. वेरिएबल ओवरहेड मतलब वेरिएबल कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ पीबी रेशियो कैन बी डन. सो पीबी रेशियो को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो हम बढ़ा सकते हैं अगर हम लोगों ने अपना सेल्स प्राइस ज़्यादा किया, या फिर वेरिएबल कॉस्ट को किसी तरीके से अगर हम लोगों ने घटा दिया, जो पॉसिबल नहीं है पर यूनिट में. हाँ, टोटलिटी में कर सकते हैं. उसके बाद अल्टरनेटिव, हाँ, अलग अलग सेल्स जो प्रोडक्ट है जिसका प्रोपोर्शन ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रहा है, सेल्स मिक्सचर यूज़ करके कर सकते हैं. रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट तो बता दिया. सो तीनों ऑप्शंस करेक्ट है. तो आंसर डी इज ऑल ऑफ द अबव. ये फीचर्स है वेरिएबल कॉस्ट के. अच्छा, यहाँ क्या बताया? इफ द टोटल कॉस्ट इज 260, ओके, वेरिएबल कॉस्ट इज 60, ठीक है. व्हाट विल बी द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इफ आउटपुट इज 100 एंड 200 यूनिट? अच्छा, हमको तो ये पता है कि भैया टोटल कॉस्ट is equal to fixed cost plus variable cost, that we all know. So total cost is given here. Total cost is how much? Sorry, total cost is how much? Total cost is 260. Fixed cost we don't know. Variable cost is 60. So fixed cost is 260 minus 60 is 200. अच्छा, तो ये बोल रहा है कि मैं बना रहा हूँ 100 यूनिट्स और मैं बना रहा हूँ 200 यूनिट्स. So tell me how much should be my fixed cost? So fixed cost for 100 units will be 200 and for 200 units it will be how much? 400. नहीं भैया, 200 ही होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड इन टोटलिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. उससे कुछ लेना देना नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट. अच्छा, ये क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ एन एंटरप्राइज इज 40%. ओके, पीबी रेशियो इज 40%. ये दिया है, लिख देते हैं. पीबी रेशियो है 40%, ठीक है. तो टू ऑफसेट 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, हाउ मच सेल्स मस्ट बी इंक्रीज? अरे, इसके लिए तो एज्यूम करना पड़ेगा. ओके, लेट अस एज्यूम्स दैट सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स इज 100 एंड दिस इज सेलिंग एट ए प्राइस ऑफ से 1. देन सेलिंग एट ए प्राइस ऑफ 1, इसका मतलब है मेरा जो टोटल सेल्स हो गए वो 100 हो गए इन टर्म्स ऑफ रुपीज़. ओके, पीबी रेशियो तो है ही मेरे पास. सो पीबी रेशियो अगर है तो मैं कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर पाऊंगा. तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो होगा, यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, 100 इंटू 40/100. सो ये आ गया 40. सो कंट्रीब्यूशन हो गया मेरा 40. ओके, कंट्रीब्यूशन 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा 60. कैसे हुआ 60? 100 सेल्स था मेरा, 40 अभी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया तो ये हो गया 60. अच्छा, यहाँ क्या बोल रहा है? टू ऑफसेट 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस. तो एक सिचुएशन दिया है, तो सेल्स को तो हमने कितना पकड़ा था? 100. इसमें से अगर 10% डिक्रीज हो जाएगा तो 100, 10% 100 का 10 होता है, तो रहेगा 90. ये 90 क्या है? ये 90 है मेरा न्यू सेलिंग प्राइस. 90 है मेरा न्यू सेलिंग प्राइस. ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट है ₹60. बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट का बेसिक एग्जाम्पशन ही है वेरिएबल कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड इन पर यूनिट. पर यूनिट में हमेशा फिक्स रहेगा, टोटलिटी में चेंज हो सकता है. सेल प्राइस नया आ गया, कितना आ गया? 90. अभी ये बोल रहा है कि इस सिचुएशन में अगर मुझे 40% पीवी रेशियो लाना है तो सेल्स को कितना बढ़ाना होगा एज कम्पेयर टू अर्लियर. तो बड़ा इजी एक इक्वेशन करते हैं. जब कंट्रीब्यूशन कितना होगा इस सिचुएशन में? कंट्रीब्यूशन मेरा हो जाएगा 30. इन दोनों का डिफरेंस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज 30. अच्छा,
जब मेरा कंट्रीब्यूशन 30 होता है तो मुझे 90 का सेल्स करना पड़ता है। अगर मेरा 1 रुपया कंट्रीब्यूशन होगा, जो कितना करना पड़ेगा, 90 सेलिंग प्राइस होगा, 30 होगा। अगर मुझे 40 का कंट्रीब्यूशन करना है तो मेरा वो कितना होगा, तो मेरा वो कितना, इसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर दूँ तो इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 90/30 इंटू, कहाँ चलेगा, हाँ 90/30 इंटू 40 तो मुझे लाना है, तभी ना जाके मैं इसको परसेंटेज मिला पाऊंगा। सो ये हो जाएगा 120। सो मेरा सेलिंग प्राइस जो है 120 नया सेल्स प्राइस होना चाहिए, और पहले का मेरा नया कितना था, ये था 100, तो ये हो गया 100, ये हो गया 120। सो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 20। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 20। सो 20 और प्रीवियस में मेरा था 100, इसको मैं अगर परसेंटेज में निकाल लूँ तो आंसर हो जाएगा 20%। मैंने डिटेल में बताया है इसको। सो आंसर इज 20। कैसे 20% आ गया, सो कंट्रीब्यूशन पुराना वाला आया मेरे पास 30, 90 में मैं सेल कर रहा हूँ। अगर मुझे 40 पर वापस जाना पड़ेगा तो मुझे सेल्स को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो सेल्स को 20 बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज बी, 20%। Next is margin of safety is calculated by using, so margin of safety is calculated by using profit by PB ratio formula है, उससे कर सकते हो। आंसर इज करेक्ट। अच्छा, from the following information find out the number of units that must be sold by a firm to earn a profit of 80,000 per year. सेल्स 25, वेरिएबल 12 है, वेरिएबल का अच्छा सेग्रीगेशन दिया है, फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री। अच्छा ठीक है, इसको दो तरीके से मैं बताता हूँ। जो पहला फंडामेंटल फार्मूला है उससे भी देखते हैं और मेन फार्मूला से देखते हैं। फंडामेंटल फार्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट। ये मेरा फंडामेंटल फार्मूला। अच्छा, फंडामेंटल फार्मूला से देखते हैं। ये बोल रहा है कि अगर तुमको 80,000 कमाने हैं और तुम्हारा फिक्स कॉस्ट कितना है, दोनों का मिला के हो गया 8 लाख, तो ये हो गया 8 लाख। इसका मतलब है मेरा कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा, कंट्रीब्यूशन मस्ट बी 8,80,000। इट हैज़ टू बी 8,80,000, अदरवाइज तो 80,000 प्रॉफिट मुझे नहीं मिलेगा। ओके, अब ये पूछ रहा है कि तुम बताओ कि तुमको इस सिचुएशन में लाना तो कितना यूनिट्स तुमको करना है। तो बड़ा सिंपल है, अगर मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे पता है तो मैं निकाल पाऊंगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, मेरा सेल्स प्राइस जो है 25 है, वेरिएबल कॉस्ट का 2 है, सेग्रीगेशन 12 और 3, तो हो गया ये 15। सो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 10। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और ये कंट्रीब्यूशन टोटलिटी में है। अगर इसको मैं 10 को इससे डिवाइड दूँ तो मुझे मिल जाएगा 88,000 यूनिट्स। ये आया नहीं अच्छे से, 88,000 इज द आंसर। ये तो हो गया मैंने 20 फॉर्मूला से। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, भूल गए हैं, तो इससे निकाल सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसको निकालने का, इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मुझे सबसे पहले करना क्या होगा, मुझे सबसे पहले फिक्स कॉस्ट को निकालना है कि मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है। उसके बाद मुझे ये करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया 8,80,000 प्लस मुझे डिज़ायर सेल्स पे जाना है, तो इसका मतलब मुझे डिज़ायर प्रॉफिट पता रहना चाहिए। ये डिज़ायर सेल्स का फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो यहाँ पर आ गया 8,80,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 10, तो ये हो गया 88,000 यूनिट। ये है इसका फॉर्मूला, डिज़ायर सेल्स का फॉर्मूला। इसे डायरेक्ट निकाल सकता है, अगर ये भूल गए तो ये टेक्निक अप्लाई करके। सो आंसर है 88। हाँ, 88 इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, ये एसआरटीसी नीचे डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू, द मार्जिनल कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद द परचेज प्राइस। एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट को जो है कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं। सो ये पार्शियली तो करेक्ट है, ठीक है, एसआरटीसी करेक्ट है। If the marginal cost is less than purchase price, it should be purchase rather than manufacture. No, 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 ये नहीं होगा। Marginal cost is less than purchase price, which is basically cost price। नहीं, इसमें और भी फैक्टर्स आते हैं जिसको कंसिडर करना है। ये रीज़न 100% करेक्ट नहीं है। सो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट। ऑप्शन नंबर 2 होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अच्छा, कौन सा गलत है निकाला। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पीबी रेशियो करेक्ट है। पीबी रेशियो चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रॉफिट, और हाँ ये भी सही है, इसको कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन हाँ कर सकते हैं। रिक्वायर्ड सेल्स टू अभी हम लोगों ने किया कि इसका फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो ये डिज़ायर प्रॉफिट के साथ फिक्स कॉस्ट भी आएगा, तो ये गलत है, तो आंसर यही होगा। ये गलत है फॉर्मूला, तो ये सही होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड करके दूसरे चैप्टर से लाता रहूँगा।